अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने फ़लस्तीन और गज़ा के मसले के ऊपर एक 20 नुकाती हल पेश कर दिया है, जिसको नेतन्याहू ने भी कबूल किया है और बहुत से मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। अब इसमें सबसे अहम पेशरफ्त तब होगी कि जब हमास की जानिब से इसको गैर मशरूत तरीके से कबूल भी कर लिया जाए और एक इंटरनेशनल फ़ोर्स का तस्वुर दिया गया जो मुख्तलिफ़ ममालिक मिलकर बनाएंगे। अमेरिका इस पूरे प्रोसेस को लीड करेगा। एक पीस बोर्ड का इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको ख़ुद अमेरिकी सदर जो है ट्रंप, वो उसको हेड करेंगे और जो एक ट्रांजिशनल बॉडी बनाई जाएगी उसके सरबराह के तौर पर टोनी ब्लेयर का नाम दिया गया। अब अगर किसी तरीके से कुछ ऐसी फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़ वजूद में आ जाए जहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेने के लिए एक मौका मैसर आ जाए तो फिर तो हम इसको पेशरफ्त कहेंगे। लेकिन बाज़ इशूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, जैसे टोनी ब्लेयर का नाम जो है, टोनी ब्लेयर वो शख्सियत हैं जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर इराक़ के ऊपर हमला करवाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करने वाले हैं। उनको इस फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अबूरी सरबराह अगर बनाया जाता है तो उनसे कम से कम मुस्लिम ममालिक को कुछ ऐसी कमिटमेंट्स लेनी चाहिए कि वो इंश्योर करेंगे कि जो गज़ा के लोगों के, फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। हमास की गैर मशरूत तौर पर डिसआर्म करना भी इसके अंदर शामिल है। गज़ा के वो इलाके जिसके ऊपर इसराइल काबिज़ है उससे वो जगह एक फ़ेज़ प्रोसेस में खाली करके पीछे जाएगा, एक बफर ज़ोन वो अपने पास रखेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जाएगी जो फ़लस्तीनी लोगों की एक पुलिस फ़ोर्स को बाकायदा तरबियत देगी कि किस तरीके से वो गज़ा का चार्ज संभाल सकेंगे। तो बाज़ चीज़ें इसके अंदर देख के लगता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड है। अगर गज़ा के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की ज़िंदगियां बचती हैं, वहाँ पर लोगों को सांस लेने का मौका मैसर आता है, वहाँ दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन होती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस आती है, तो फिर हम इसको बाकायदा एक पीस प्रोसेस कहेंगे और कहेंगे कि आगे बढ़ने का मौका मैसर आ गया। इसके लिए मुस्लिम ममालिक को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर लीड रोल में रहनी चाहिए और उनको अपना वज़न डालना पड़ेगा। पाकिस्तान या इंडोनेशिया आगे बढ़कर उनका साथ देंगे, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनका वज़न जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद या इसकी अनाउंसमेंट के बाद अमेरिकी सदर ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी गज़ा के हवाले से जो बयान किया नेतन्याहू के साथ खड़े होकर, वो आपको एक क्लिप सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने इस डिक्लेरेशन या इस अनाउंसमेंट के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी देखिए। आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी इंटरनेशनल, जिसमें पीस एनवॉय टोनी ब्लेयर काफी देर से ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं बेचारे नहीं पहुंच सके, शायद अब उनको मौका मिल जाए। पीस कीपिंग फोर्स जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगे। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। हमने इजराइल से डील नहीं किया, वी हैव डेल्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स द होल आइडिया ऑफ 8 कंट्रीज लीडरशिप वाज के इनको हम एंगेज कर रहे हैं तो शायद हम ये काम करवा लें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए एंड यूएसए डेल्ट विद इजराइल। मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू। मेरी प्राइम नीयत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। गुजारिश है, अपील है, को अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है और उसको शुक्रिया अदा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोग हैं कुछ वो अपने उसको नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक का बार बार तज़किरा हो रहा है, तो 8 ममालिक में सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है और 3 नॉन अरब कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया। आज इस इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में है
और नवाज बपी साहब और नदीम अफजल चंद साहब दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद DSNG से, आपको भी बैरिस्टर साहब खुशामदीद कहता हूँ। चंद साहब पहले आप फरमाइएगा आपका रद्दअमल क्या है, ये जो अनाउंसमेंट हुई इसके ऊपर आप तवक्को रखते हैं कि ये एक फ्रूटफुल प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाह। देखें जी, नदीम भाई बहुत बड़ा इशू है गज़ा का, और पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ बड़ा पहले दिन से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अभी मैं को क्लियर स्टेटमेंट तो इसके ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि हम पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और हमारी मीटिंग्स शायद कल हो, इसमें पार्टी की पॉलिसी आएगी क्लियर, फिर ही इसके ऊपर। लेकिन अमन होना चाहिए, अमन की तरफ अगर कोई भी कदम होता है तो उसको कौन नहीं अप्रिशिएट करेगा। और उन मासूम बच्चों को जो जुल्म और बर्बरियत की एक हमने अपनी ज़िंदगी में शायद अल्लाह ना करे कोई हम दोबारा को ऐसा वाक़या देखें जो फ़लस्तीन गज़ा में हमने देखा है। तो अगर अमन होता है, वो लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं और अरब ममालिक के साथ मिल के वहाँ वो अपने उनके घर बस जाते हैं, तो मेरे ख्याल है सारे ही अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे कोई और चीज़ तो नहीं है। इस पीस प्लान की रूह यही है कि लोगों की जानो माल का अगर बमबारी खत्म हो इसमें तो। लेकिन हम कैटेगरिकली जो है ना, पार्टी पॉलिसी जो है वो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। और ये पार्टी की जो वाज़ेह पॉलिसी होगी उसके बाद ही फिर क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने वेलकम किया तो मोस्ट लाइकली अभी हमारी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम आने से पहले मैंने अपनी लीडरशिप के अपने ग्रुप में बात डाली कि इस पॉइंट पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। लेकिन अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, अभी क्योंकि डिटेल एक स्टेटमेंट आएगी सेनेट में या कौमी असम्बली में, फिर उसके बाद हम उसको। बप्पी साहब आप क्या कहते हैं? पहले तो मलिक साहब ये बता दूं कि मैं आज सीरियसली बड़े अफसोस में हूँ। अफसोस इसलिए नहीं कि पाकिस्तान या हमारे लोग क्या फ़ैसला कर रहे हैं, ओवरऑल जिस किसी तरीके से इस पूरे प्लान को फ़लस्तीनी लोगों पे थोपा जा रहा है, इस तरह के किसी के हाथ पैर पाँव बांध पे उस पर ट्रिगर रखा जाए, मानो नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दें। यानी कि इस फैसले में जिस तरह से ट्रंप कह रहे थे कि जी अगर 72 घंटे में तुमने फैसला मान लिया ठीक है, अदरवाइज जो कुछ इसराइल कर रहा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आई एम श्योर दे विल एक्सेप्ट इट। मेरी एस्पिरेशंस पे एक बड़ी डिफरेंट है एज ए तहरीक इंसाफी। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा स्लो। अगर शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर ही रहे थे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने, तो पहले फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर का बयान आने देते। उनकी स्टेटमेंट बाद में आई, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पहले आ गई थी। ये वाहिद ऐसा मुल्क है हमारा जिसमें इज़हाक डार साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसे लग रहा है कि आप अपने कबायली इलाकों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ऐसा फोर्स होगा, 20,000 वो देगा, हम ये करेंगे। लेट सऊदी अरब डू इट, लेट टर्की डू इट, इंडोनेशिया को तो कर रहे हैं। जो 8 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, जो उनका जॉइंट स्टेटमेंट है। नहीं, आज इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, जितनी हैवीली वो इस पूरे नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, इतना फ्रंट एंड पे आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी मेरी वही पॉलिसी, फ्री एंड फेयर स्टेट, 2 स्टेट पॉलिसी, यानी कि फ़लस्तीनी और इजरायली 2 अलग मुमलिकत अपनी आज़ादी से। इस पूरे प्लान में आज़ादी उनकी नज़र नहीं आ रही। यानी कि आप देखिए, वो IDF ने जो लाइन ड्रॉ की है, गोलान की हाइट्स इस सीरिया की जो है वो हमारे पास होगी, यरूशलेम हमारा कैपिटल हो जाएगा, यहाँ IDF की पूरी फोर्सेस हम दरमियान में प्लान कर। ये वो कंसर्निंग इशूज़ हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए था। आई एम श्योर जो हमारी जो मुमलिकत हुकूमत है उसके बाद इशूज़ बहुत सारे होंगे। मैं बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना हो, बट मेरे ख्याल में जो आपके मेन स्टेक होल्डर्स, इवन पीपल्स पार्टी अगर आपकी अलायंस है, इसका जो 19वां नुक्ता है ना जी, 19th पॉइंट, 20 जो डिक्लेरेशन है, इसका 19वां नुक्ता कहता है कि प्लेस फॉर ए क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड विच वी रिकग्नाइज। ये ट्रंप का प्लान कह रहा है, विच वी रिकग्नाइज एज द एस्पिरेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो उसमें 19th पॉइंट में वो नुक्ता मौजूद है, सिर्फ ये क्रेडिबल प्रोसेस रहना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा स्केप्टिकल अंदाज से देखना शुरू करें तो आपको नजर आएगा इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज मौजूद हैं जो हमें कबूल है। अब ये जो कबूलियत का कॉन्सेप्ट हमें नजर आ रहा है, यानी कि आप देखें कि ट्रंप साहब जब आए थे नवंबर में, उस दिन एक दिन पहले ये फाइन हो गया था गजा का सीज फायर। 1 साल लगा दोबारा यहां तक आते। वजह क्या थी? एक पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, अपनी एक जो ना वो डोमिनेंस दिखाने का जो कॉन्सेप्ट था। मेरा सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा स्लो चलना चाहिए। मैं शायद फ़लस्तीनी अवाम इसको खुद कबूल करते हैं नहीं करते, उनकी स्टेटमेंट्स पहले आने दें, सऊदी अरब को लीड करने दें, वो तो उनका बिल्कुल उनके बॉर्डर पर बैठा है, हम तो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हुकूमत को जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे अंदाजा नहीं, अगर उनके अलायंस को अंदाजा नहीं तो मैं अपोजिशन को क्या बताऊँ, आप हमें ऑन बोर्ड कर लें। यकीन जानिए, हमें मुमलिकत, हमें रियासत हमें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है, हम कभी इस पर सियासत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो फ़लस्तीनी बच्चे भी नजर आते हैं कि ये ना इस पूरे प्लान में जिसमें हम शामिल हो जाएं, दोबारा खुदा ना खास्ता 6 महीने बाद दोबारा यही होगा, तो विल बी पार्ट ऑफ इट। ये दैट्स अ क्वेश्चन। बैरिस्टर दानियाल साहब,
वैसे पाकिस्तान से पहले इंडोनेशिया ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट दी थी, शायद बप्पी साहब उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने 20,000 फ़ौज भी कमिट की हुई है। ये स्टेटमेंट सबसे पहले इंडोनेशिया की जानब से आई थी। अभी अरब ममालिक की जानब से भी इसको वेलकम ही किया जा रहा है, क्योंकि 8 ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा है उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसको वेलकम भी कर लिया। अब बड़ा सवाल हुकूमत वक्त के लिए, फॉरेन मिनिस्टर ने इसको वेलकम तो कर दिया डार साहब ने, लेकिन फ़ौज के ऊपर उन्होंने कहा कि ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी। ये मामला पार्लिमान में जाएगा तो फिर फैसला होगा। तो पार्लिमान क्या इसके ऊपर डिस्कशन करेगी कि हमें फ़ौज भेजनी है, कितनी भेजनी है, कैसी डिप्लॉयमेंट होगी और किस किस्म की हम इंगेजमेंट वहाँ करेंगे, सिर्फ एज ए पीस कीपर रहेंगे या उसका दिफा भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, शायद इनको ज़्यादा ये इसको सेकंड तब कर सकते अगर रॉथस्चाइल्ड फैमिली या जैक गोल्डस्मिथ की स्टेटमेंट आती। आई थिंक कि जो इनकी बातें सुनने को मिल रही हैं, मुझे बताएं कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है क्या है? दैट इज़ माइट इज़ राइट। और जो गज़ा के हालात हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वहाँ रोज़ हर आने वाले दिन में कितने बच्चे, कितने लोग शहीद हो रहे हैं और कितने लोग मारे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी दैट इज़ नॉट नोन टू ऑल ऑफ अस। मुझे बताएं कि एक जान भी, ऐसा कोई अग्रीमेंट हो कि जिससे एक जान भी बच जाए, क्या वो अग्रीमेंट गलत है? वो गन पॉइंट पे हो या ना हो, या 72 घंटे का टाइम दिया हो या 40 घंटे का टाइम दिया हो या 24 घंटे का दिया हो, व्हाट इज़ द इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह ये है कि वो बच्चे जो अभी सर्वाइव कर गए हैं, जो लोग सर्वाइव कर गए हैं या अभी तक हैं, उनकी जानें बचाई जाएं। क्या कर सकी दुनिया, क्या कर सके ये या इनकी रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो सपोर्ट कर रही थी सारे मैसेकर को? वी हैड नथिंग, वी कुड अनफॉर्चुनेटली द एंटायर मुस्लिम उम्मा कुड हैव डन नथिंग अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी आता, और आज तक नहीं कर सके। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ हमने अपनी आवाज़ उठाई, और आवाज़ से अलावा हमारे मस्जिदों में, रोडों पे तो हम निकल सके, लेकिन और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये नाउ जिस तरह आपने कहा कि इंडोनेशिया नहीं खाली, इट इज़ फ्रॉम द ऑल, क्योंकि मुझे आवाज़ कट रही थी, लेकिन जितनी द स्टेटमेंट दैट केम आउट फ्रॉम इसाक डार या एनी ऑफ द अदर लीडर्स, वो तमाम इस्लामिक उम्मा जो कंट्रीज़ जिन्होंने अटेंड किया, वो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट थी, एंड दैट वाज अ कलेक्टिव स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट was to protect those people, to protect those kids जो इस पूरे चीज़ में शहीद हो चुके हैं और जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल रहा है इस पूरी चीज़ में, पॉजिटिव रोल रहेगा हमारी गवर्नमेंट का, हमारे आर्म फोर्सेस का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। दे ऑल प्लेड अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर और आर्मी की डिप्लॉयमेंट वाला मामला आप पार्लिमान में लेकर जाएंगे जी, क्योंकि ये सबसे अहम इशू जो है ये पार्लिमान की अप्रूवल से होना चाहिए, आई होप, और इसको डिस्कशन होनी चाहिए। देखें, अभी तो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिलिमिनरी हैं, और कि वो इशू पार्लियामान में आएगा या नहीं आएगा, या कब आएगा या कैसे आएगा, या इसके ऊपर ज़रूरत है भी या जाएगी हमारी अफवाज या नहीं जाएगी, आई थिंक दिस टाइम विल टेल। एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज़ बैक एंड ही हैज़ चेयर्ड द मीटिंग, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर जवाब दिया जाएगा या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इधर कि पाकिस्तान इस पूरे जर्नी में एक विक्टोरियस मुल्क होकर निकला है। पाकिस्तान अपनी साख जो कुछ जमात की नाअहलियों की वजह से इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, जिससे कोई मुल्क बात करने के लिए तैयार नहीं था, वो साख अपनी वापस लेने में कामयाब हुआ है। एंड वी हैव कम टू अ प्लेस, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो है ना, हम कभी बंदूक उठा के इस साइड पे, कभी बंदूक उठा के उस साइड पे हमें नहीं जाना चाहिए। वी शुड बी मीडिएटर्स इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर वेयर माइट इज़ राइट। पाकिस्तान डज़ हैव अ माइट, हमारी अफवाज, हमारे लोग जो हैं ये ताकत भी रखते हैं, जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं, और हमारे जवान जो हैं अपने मुल्क की दिफा के लिए अपनी जान देने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। तो ऐसा मुल्क हो तो उसको एक मीडिएटर का कॉमन ग्राउंड को फाइंड करके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, सॉल्यूशन ड्रिवन हम मुल्क हों। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तर्ज पे चल रहा है, इससे आगे मुल्क के लिए भी, इस्लामिक जो काउंसिल है और उलमा जो काउंसिल है और इस्लामिक ममालिक हैं, उसके लिए भी बेहतरी होगी, और हमारे अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह।
अच्छा चंद साहब, जो उन 8 ममालिक में पाकिस्तान की मौजूदगी थी, ट्रंप वाला वो इजलास जो फ़लस्तीन के हवाले से था, उसका बड़ा फैक्टर पाकिस्तान और सऊदी अरब का वो पैक्ट है जो सिक्योरिटी की डील हमने की, उसकी वजह से हम स्टेक होल्डर बन गए हैं बाकायदा इस फ़लस्तीन के मसले में। अदरवाइज़ मोस्ट लाइकली ये था कि अरब ममालिक बैठे होते साथ, टर्की साथ बैठा होता। देखिए मेरे लेकिन ख्याल अब में पाकिस्तान का डायरेक्ट रोल आ गया। जहाँ तक पाकिस्तान का इंटरनेशनली रेलेवेंट होना या खारजा पॉलिसी के तौर पे, मैं समझता हूँ ये तो खुशाइंद बात है, लेकिन पार्लिमान है, इन फंक्शन है। अगर कोई भी मुआहदा आप दुनिया के लेवल पे करते हैं तो मेरे ख्याल है पार्लियामान में डिस्कस होना या पार्लियामेंट में ले होना उसकी बाइंडिंग भी है। सऊदी डिफेंस डील भी कोई हर चीज़, इससे पहले 2008 में जब रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थे, मैं उसका मेंबर रहा हूँ 2 साल, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर होते थे, मीटिंग्स इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, तो ये फैसला होता था कि जो मुआहदे हमारे उसमें फैसला हुआ था कि आइंदा वो असम्बली के ऊपर हाउस के अंदर ले होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी ये भी जो फ़लस्तीन वाला इशू भी है, इसको अगर पार्लियामान से एक स्टैंप लगवा लें, पार्लियामान के अंदर अच्छी डिबेट हो जाए, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी कौम भी आपके साथ शामिल हो जाएगी। कोई भी आप फैसला करेंगे, देखें बात बैरिस्टर साहब की एक लिहाज से ठीक है कि हमने किस हद तक हेल्प कर सके उनकी, एक इखलाकी हेल्प की हमने, कुछ भी नहीं कर सके। हम भुट्टो साहब के दौर से लेके आज तक उनकी हेल्प कर रहे हैं, हम जो इखलाकी कर रहे हैं ना, इससे पहले की है हमने, पहले तो बड़ी बड़ी हेल्प की है, लेकिन आज हम सिर्फ इखलाकी हेल्प ही कर सकें। तो मेरे ख्याल में अगर अमन होगा तो अमन में पाकिस्तान का कोई किरदार, मुस्बत किरदार होता है, जो कल को हमारे ऊपर कोई दब्बा ना लगे, तो वो खुशाइंद बात होगी। हमें अभी उस क्रिटिकल उसमें से कीड़े निकालने की बजाय मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे इसको पॉजिटिव ही हमें देखना चाहिए, और पार्टीज़ के अंदर जब पार्लियामान के अंदर बात आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिस्कशन होगी, तो फिर ही कोई वाज़िया मौक़िफ़ इसके ऊपर आ सकता है। कीड़े तो लेकिन लेकिन बैतुल मक़दस की हैसियत क्या होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें वो हैसियत तो उनकी जो हम फ़लस्तीन का मौक़िफ़ है वही रहनी चाहिए। तो वो तो फिर वो उनका हेडक्वार्टर बनेगा, उनका दारुल खिलाफा बनेगा। मस्जिद अल-अक़सा का स्टेटस क्या होगा? यही तो वो तो जो जिसके लिए सारी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तो ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक वो मरकज़ है ना, तो मेरे ख्याल में उसके पर कोई दूसरी राय नहीं। वो इस चीज़ से वाज़ेह नहीं होता। आई होप कि ये इन्होंने जब 8 वज़ीर खारजा बैठे थे पहले वो ठीक है, सबने पहले फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई या दुनिया की दूसरे अरब ममालिक की है, फिर पाकिस्तानी जब प्राइम मिनिस्टर साहब या वज़ीर खारजा साहब पार्लियामान को एतमाद में लेंगे, अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, तो फिर ही इसके ऊपर को वाज़ेह मौक़िफ़ आ सकता है। मैं थोड़ा सा लेट इट बी क्लियर कि मैं और तहरीक इंसाफ हम इस पर सियासत नहीं चमकाना चाहता। आई एम नॉट श्योर कि सियासत होनी चाहिए क्योंकि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों का मैंने सिर्फ उनके ट्रम्प के 20 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं कि अगर ये पाकिस्तान की रियासत और फ़लस्तीन के लोगों के लिए आए तो हम साथ खड़े। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि उनके कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए। अगर हम इतने इन्फ्लुएंशियल इस वर्ल्ड स्टेज पे हो चुके हैं, वाइट हाउस में हमारे रहता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मनूवर कर सकते हैं या कर सकते होंगे, उसमें थोड़ा स्लो डाउन चलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आई एम श्योर कि आपने जब 20,000 का सवाल पूछा, बैरिस्टर साहब को शायद खुद जवाब ना पता हो, पार्लियामान को छोड़ देते हैं, ये तो अलायंस है, हम ऑपोजिशन में, आप हमें ऑन बोर्ड ना करें, जो मेन की स्टोर है वो आपकी अलायंस है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी जमातें, आप कम अज़ कम उनको ऑन बोर्ड करें। मे बी चंद साहब की पार्टी को अच्छा आपको इस पर इनपुट दे सके, हम ना दे सके, कोई तो दे सकता है। ये जो सोलो मैन फ्लाइट है, ये इसलिए भी नुकसानदेह, इंसान सोचा यार मेरा एंगल बड़ा ज़बरदस्त है, 10 साल बाद इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इसराइल इसको कैसे देखता है, हम वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ जा रहे हैं, ट्रंप के 4 साल होने के बाद जब दोबारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी उसके कौन से, ये सारे एंगल्स को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सऊदी अरब इतना खाम, आपने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आई वुड लव के सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, आई वुड लव कि तुर्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए। हम या इंडोनेशिया, हम थोड़ी सी थर्ड पार्टीज है, अरब ममालिक आर द मेन की स्टोक होल्डर, और 72 घंटे के टाइम में अगर फलस्तीनी लोग ये कहते हैं कि जी हमें कबूल है, हमास कहती है हमें कबूल, हमें जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेचारे खुद, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वो इसको विलिंगली एग्री कर रहे हैं, ये कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त मुआहदा लेट्स गो, नो, बिकॉज हम मरने वाले, अगर आज नहीं मानेंगे तो 80 लोग रात को फिर शहीद हो जाएंगे। हर दिन 80 लोगों की शहादत के नतीजे में उन्होंने कहा शायद यार मान लेते हैं, अगर इस पे आके हम साथ खड़े हैं, फेयर इनफ विद यू जी। अच्छा दानियाल साहब, पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट है वो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि शायद हम अपने कद से, बप्पी साहब की बातों से भी लगता है हम अपने कद से कोई बड़ी इंगेजमेंट ना कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर आप एक बड़े पावरफुल प्लेयर के तौर पर अब आपका रोल बन गया, पहले आपने सऊदी अरब से डिफेंस डील की,
अब पैलेस्टाइन के अंदर आप पीस नेगोशिएटर के तौर पर या बल्कि स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप, तो ये एक बड़ा पावरफुल पोजीशन है। उसके लिए हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। दो तरह से इस्तात चाहिए होती है, मिलिट्री फोर्स जो आपके पास है और इकोनॉमिक फोर्स टू सस्टेन दीज एक्टिविटीज़ जो हम लैक करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है इस रीजन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स भी है और एक ताकतवर कौम भी है। हमें अनफॉर्चुनेटली बार बार जो मार पड़ती है वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पड़ती है। ना हमारे लोगों में मेहनत की कमी है, ना हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि दुनिया ये जो वो ममालिक जो मुस्लिम उम्मा को स्ट्रॉन्ग होते हुए या इस ममालिक को ताकतवर होते हुए नहीं देखना चाहते थे, दे रियलाइज्ड कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल, और हमने उस पोटेंशियल में 1998 पे पूरा उतरे और प्रूव किया दैट पाकिस्तान खाली बातों से नहीं, इट स्टैंड्स एज द फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री, नॉट एज अ अटैकिंग मैकेनिज्म ऑन एनी अदर कंट्री बट अ डेटरेंस, और अपने आप की दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हमने ये प्रोग्राम चूज़ किया और उसमें कामयाब हुए। अब इस टाइम पे जब हमारा सऊदी के साथ इम्पैक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल पिच है you've gone into another league, और इस जगह जब पाकिस्तान का और सऊदी का मुआहदा है तो इसमें आई थिंक इन कमिंग डेज़ बहुत बेहतर चीज़ें आएंगी और हमारा रोल जो है वो बड़ा खुल के और खिल के सामने आएगा। और पाकिस्तान का वो रोल जो है, मैंने जिस तरह कहा कि वो कोई किसी के साथ लड़ना या झगड़ना या कोई बंदूक उठा कर तानने वाला रोल नहीं होगा, वो इंशाल्लाह मीडिएटर का रोल होगा, वो एक दीवार का रोल होगा। वे विल बी आवर फोर्सेस और एज अ नेशन पाकिस्तान विल प्ले इट्स रोल कि वो जो इसका रीजन का बैलेंस है उसके तवाज़न में या इसका जो बैलेंस है उसको कायम रख सके। तो आई थिंक कि इसको अगर परसीव किया जा रहा है इस तरह कि हम कोई जंगें लड़ने जा रहे हैं या कोई हम किसी के ऊपर हमले करने जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। एक मीडिएटर का रोल होगा, एक बैलेंसिंग फैक्टर या बैलेंसिंग एक्टर का रोल होगा, और जो इस रीजन में बैलेंस के लिए या इस रीजन की बेहतरी के लिए भी अच्छा होगा। वरना इंडिया इस तमाम रीजन को डोमिनेट करता रहा है पिछले बड़े अरसे से, वो बुली करता रहा है, उसने जो चाहा किया, जो कहा किया, एंड वी ऑल विटनेस टू इट। और इंडिया का जो इमेज था उसने इस रीजन में और दुनिया में बनाया हुआ था कि हमें कोई दुनिया में डिफीट नहीं कर सकता, हमारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे आगे कोई जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तान तो एक मट्टी का ढेर है जिसको हम एक हवा से के झोंके के साथ उड़ा के रख देंगे। आई थिंक जब उनकी ये मिथ टूटी है, जब उनके वो 6 जहाज़ों ने उनकी मिथ ख़त्म की है, तो पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो सामने आई है। और हमारी रीजनल डिप्लोमेसी, अच्छा एक ब्रेक ले लें जो रीजनल दानियाल सर, ब्रेक एक ले लें। आपको एक ट्रंप का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। हमारे एयरफोर्स चीफ को एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसने चंद माह पहले उनका रेफरेंस दिया था कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ गिराए और राफेल 3 नहीं है 4 गिराए हैं। तो आज ट्रंप साहब ने भी अपनी तादाद वो 6-0, वो जो हमारे क्रिकेटर दिखाते हैं ना 6 और 0 करके, वो इंडिया वालों को मसला बड़ा होता है, आज ट्रंप साहब ने उसको 7-0 कर दिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ट्रंप ने कोई 40-42 दफ़ा इस बात को दोहराया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद कराई। वो कहते हैं ट्रेड को एज इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया और फोर्स किया कि जंग बंद करो, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं होगी। और उसका रिज़ल्ट हमें इंडिया के साथ जो उसका ट्रेड वॉर्स की शक्ल में नज़र भी आ रहा है। वो डिटेल्स हैं उसकी कि डॉलर एक असल इशू है जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरा बड़ा इशू जिसके ऊपर पूरी दुनिया में US प्रेसिडेंट ने इस बात को बाकायदा रजिस्टर करवा दिया कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 6 पहले कहते थे, आज उन्होंने 7 कह दिए कि 7 जहाज़ मार गिराए। ट्रंप की ज़बानी सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। Recently, I had India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. You start 2 nuclear nations, big nuclear. And no, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this freaking war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes. It was starting. I stopped the war. It was the field marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. He said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group.
He said this man saved millions of lives, the war from going on, and that war was going to get very bad. President Trump saved millions and millions of lives, and I was very honored. I loved the way he said it. अमेरिकी सदर के कानों में ये एक म्यूज़िक था बाकायदा, जब उनको बताया गया कि मिलियंस ऑफ लाइव्स आपने सेव की। ये बात उन्हें हमारे फील्ड मार्शल की बहुत अच्छी लगी और पाकिस्तान ने उनको पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया हुआ है। तो ट्रंप इज़ वेरी हैप्पी, उन्हें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी बहुत पसंद है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान। चंद साहब, ये एक नई दुनिया है, वो आई लव पाकिस्तान। पहले वो पिछले दौर में कुछ और कहा करते थे, अब वो चेंज हो गए। वो कहते हैं ग्रेट गाय। अच्छी बात है जी, अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो इसमें तो कोई दूसरा इट्स अ न्यू वर्ड, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। आई लव पाकिस्तान मगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है तो अब देखें, अल्लाह करे इसके कोई जब वो आई लव पाकिस्तान कहें या वो कहें कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर दे आर ग्रेट गाय, वो रिपीटेडली कहते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं, तो आपको साथ लगता है कि कोई उनका कोई फॉरेन पॉलिसी गोल तो नहीं है, कोई ऐसी तशवीश तो नहीं आपको लाक होती? देखिए, तशवीश तो जी यकीनन होती है। अफ़गानिस्तान की जंग में हम अफ़गान जहाज़ में हमें घुसेड़ के रशिया के ख़िलाफ़ कितने साल हमने जंग लड़ी, आज रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारे साथ। रूस के खिलाफ भी अभी वॉर ऑन टेरर वाला जो उनका ड्रामा था, फिर वो करके चले गए। डर तो लगता है, कौमों को डरना भी चाहिए। और पॉलिसीज़ में समय तो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो हमारी पॉलिसी मेकर हैं, उनको बड़ा गौर से और अपने साहब का क्या करना चाहिए। वो बगराम एयरबेस भी अमेरिका मांगता है अफगानों से, लेकिन ये इस इलाके के अंदर कुछ आएंगे, उनके गोल जाएंगे। नहीं भाई, ये बड़ा टेक्निकल से सवाल है, इस पर मैं बिल्कुल बहस ही नहीं करना चाहता। सच्ची मैं आपको बात बताऊं, इसलिए नहीं करना चाहता कि जब तक ये पार्लियामान में या फॉरेन पॉलिसी की कोई स्टेटमेंट, क्लियर पॉलिसी ना आ जाए हमारी। अभी हमारी स्टेट की कोई क्लियर पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अब जो सऊदी अरेबिया का इम्पैक्ट हुआ है, जो अभी ये जो हो रहा है, इसके बाद अभी जब पार्लियामान में या पॉलिटिकल जमातों के सामने कुछ चीज़ रखेंगे तो फिर उसके ऊपर डिबेट होगी। और हमारी नेक ख्वाहिशात है अपने मुल्क के लिए, अपने फील्ड मार्शल, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कि, लेकिन देखना यह है कि किस हद तक हमसे मांगा क्या जा रहा है, हमने देना क्या है इसके बदले, ये भी सामने चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा बप्पी साहब, जो वो इंडिया के ज़ख्मों पे जब वो नमक छिड़कते हैं ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ मार गिराए और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हमारा, उसको कहते हैं ग्रेट गाय, तो वो लगता है उस वक्त तो बड़ा मज़े की काम है। लेकिन वो दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी गोल वाली उनकी अमेरिका की एक टिपिकल अप्रोच होती है, वो कहते हैं कि मुझसे ये ले रहे हो तो मुझे दे कह रहे हो, उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ इन हाउस थिंकिंग होनी चाहिए। मलिक साहब, ये जो नया वर्ड ऑर्डर है, इट्स अ न्यू ट्रम्प वर्ड, ठीक है, इट्स गुड टू बी ऑन हिज साइड, ये बड़ा ज़बरदस्त है। बट अल्टीमेटली हम एक इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि शायद उसका बोझ ना उठा सके। हमारे क्रिटिकल इशूज़ है। हमारा अफगानिस्तान की जितना बॉर्डर है वो बहुत इनसिक्योर हो चुका है। आपकी जितना वॉर एंड टेरर का कॉन्सेप्ट है, अफगानिस्तान जब अमेरिका जाएगा, हमारे इशूज़ वहाँ पे टेररिज्म के स्टार्ट हो चुके हैं। अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी है। कल को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करता है, वेयर डू वी स्टैंड? अफगानिस्तान और ईरान का इशू ऐसा है कि कहीं हम ओवरप्ले ना हो जाए। जो मैंने पहले हाफ में भी आपको कहा था, हम अपने मसल के हिसाब से चलें। आज बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और यकीन करें, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ दिस इज़ वेरी गुड, बट अल्टीमेटली ये ना हो कि इस फॉरेन पॉलिसी में किसी ऐसे हॉटस्पॉट पे खड़ा हो जाए कि जहाँ पे शायद वो वजन ना उठा सके और फिर वहाँ से यूटर्न लेना पड़ जाएगा। दैट विल बी डेट्रीमेंटल। वो जो बुश कहता था ना, विद अस और अगेंस्ट अस, वो वाली सिचुएशन। आपको 2019 में हमें कहा गया कि आपने इसराइल को कबूल करना है। आपको शायद याद है, बाजवा साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से कहा था डेफिनेटली नॉट, और प्रेशर हम पे भी था क्योंकि बड़ा साउंड अच्छा कर रहा था कि ये करेंगे, अमेरिका बड़ा खुश हो जाएगा। मैंने जब ये डॉक्टर शमा जुनेजो का देखा ना, ये जो पिछले 1 हफ्ते से समझ रहा, तो मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल हो गया कि ये बीबी कहाँ से आ गया अचानक, आउट ऑफ नोवेयर। यूएनजी बैठी है, जहाज में बैठी है, होटल में ठहरी है, सागदार से अपना फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर चला कि वो कहाँ से आई, ठीक, सो किसी को पता नहीं चला अभी तक। फॉरेन ऑफिस से लेकर डिफेंस मिनिस्टर सारे डिनायल जारी कर दी ना। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर रिस्पांसिबल, उसको एक्सेप्ट करना। मैं ये कहता हूँ कि सारी जो लव स्टोरी है, अल्लाह ना करे कहीं अब्राहम अकॉर्ड भी ना खत्म हो। देखें, आप दुनिया की बहुत सारी मुसलमान बोले कबूल कर लिया, ये ना हो ये मोहब्बत में किसी ने डोनाल्ड साहब कह दिया आए नहीं अब्राहम अकॉर्ड। हम एज अ मुसलमान, क्या मैं समझता हूँ, क्या हमसे कोई कहे कि जाके जब तक फलस्तीनी एक रियासत मुकम्मल नहीं होती, क्या इसराइल को एक्सेप्ट कर लें एज अ मुसलमान? ना, आई डोंट वांट टू ओवरप्ले इट, बट आई जस्ट वांट कॉशियस अप्रोच रखे, थोड़ा स्लो चले, लोगों से डिस्कशन करे, कोई हर्ज नहीं है। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट में बहुत सारे सियाने बैठे होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी शायद सियाने लोग बैठे हों। दे इस्लामाबाद में थिंक टैंक्स बैठे हैं, उनसे बात दानियाल साहब से पूछे, थोड़ा लॉन्ग टर्म में चले। दानियाल साहब, पहले तो शमा जुनेजो के ऊपर अगर आप जवाब देना चाहें तो आई थिंक मुनासिब होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर सवाल उठा दिया। फॉरेन मिनिस्टर ने तो बाकायदा रिटन स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस से जारी किया कि वो उस डेलीगेशन की जो लिस्ट थी वो मैंने साइन की थी और उसमें ये शामिल नहीं थी। तो वो खातून वहाँ पहुँची कैसे? कुछ आपको अब तो पहेली हल करने में कुछ मदद मिली होगी।
नहीं मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट जी। और मुझे क्योंकि आई एम नॉट, आई वाज ट्रैवलिंग माई सेल्फ, तो आई कांट हैव मच स्टेटमेंट ऑन इट। लेकिन जहाँ तक ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कॉन्स्पिरेटर्स का काम ही होता है कॉन्स्पिरेसी और बातें करना। शी हैज़ नो रेलेवेंस, व्हाट द रेलेवेंस इज कि हमने अचीव क्या किया है, हमारे गोल्स। कॉन्स्पिरेसी क्या थी सर? उस खातून को अंदर कैसे बताया गया? ये कॉन्स्पिरेसी थी? नहीं, कॉन्स्पिरेसी के क्या है, किस तरह है, क्या अब्राहम कॉड है, क्या करवाना चाह रही है, कौन किसके साथ है, इजराइल का क्या है, ये तमाम बातें जो हैं ये कॉन्स्पिरेटर्स करते हैं और वो करते रहेंगे। हदफ और गोल ये था कि आपने उस पीस मिशन पे जिस पे गए हैं उसको आपने एड्रेस करवाना है। वो पीस मिशन एड्रेस हुआ है और पाकिस्तान इसमें एक अच्छा प्लेयर, मुस्बत प्लेयर होकर निकला है। और जो पाकिस्तान का रोल है वो आपने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनके मुंह भी सुना और आपने वैसे भी देखा। और मैंने जिस तरह कहा कि बाज़ चीज़ें जो है ना, आपको, मुझे एक दफ़ा किसी बंदे ने पूछा कि यार कि व्हाट इज़ द कॉम्पिटेंस, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी क्या सलाहियत है कि मियाँ साहब में और इन लोगों में कि यार कि हर दफ़ा आते हैं कोई ना कोई इनसे जुगाड़ या कोई चीज़ बेहतर हो जाती है। तो मैंने कहा इनके माथे की लकीर, अल्लाह ताला जो है ना इंसान को वसीला बनाता है और रब के फ़ैसले होते हैं और हम लोग जो होते हैं वसीला बनाते हैं। और इसी अल्लाह ताला ने ये काम करवाना था, हमारे से करवाना था, पाकिस्तान से करवाना था, मियाँ शहबाज शरीफ से करवाना था, जनरल आसिम मुनीर से कराना था और अल्लाह ताला ने करवाया। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें जो बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं, जो जाने जा चुकी हैं, इंशाअल्लाह इसमें आगे इससे और नहीं होगा। और पाकिस्तान का भी जो इज़्ज़त है, साख्त है, वो इस रीजन में भी बेहतर होगी, दुनिया में भी बेहतर होगी। पाकिस्तान जिसके ऊपर कभी दहशतगर्दी का तोहमत लगाई कि हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, कभी क्या लगी, हम सबसे बड़े अफेक्टीज़ हैं इस पूरी वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जानें दी हैं। जब ये दुनिया को दहशतगर्दी का मतलब शायद इतना पता नहीं था, तब हमारे हर साल 9 से 10 हज़ार लोग सिविलियन शहीद हो रहे थे उस जंग में जिसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था, मतलब जिसमें हमारा कोई किरदार नहीं था, लेकिन वी वर ड्रैग्ड इनटू इट। और पाकिस्तान ने इसके रिपरकशंस फेस किए, हमने उस दहशतगर्दी को एड्रेस किया और आज भी कर रहे हैं। जब पार्लियामान में खड़े होकर उन दहशतगर्दों के हक में नारे लगाए जाते हैं, इस बात की है कि दोबारा वो टेररिज्म का जो स्पिल ओवर है उसके खोल, हम बॉर्डर के पार से दोबारा उसका कोई नया रास्ता ना खोल दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी आपका सारा टेररिज्म अफगान रास्ते से पाकिस्तानी इलाकों में आता है। आज अभी BBC उर्दू ने खबर की हुई है, वो कहते हैं कि वो थर्मल उनके पास वो गन्स है, उसके साथ वो हमारे थानों को अटैक करते हैं। क्वाड कॉप्टर्स उन्होंने कहा लेकर आए, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री आज अपनी वेबसाइट पर डाली है। दहशतगर्द क्वाड कॉप्टर्स लेकर आते हैं, नीचे उन्होंने बम लगाए हुए हैं और ऊपर से वो गिराते हैं, थानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, सारा अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है। अब नदीम मलिक साहब, वो स्पिल ओवर खुला हुआ है, वो स्पिल ओवर बंद नहीं हुआ। वो स्पिल ओवर उसी तरह रोज़ हमारे जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो हमारे अफवाज शहीद हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे शहीद हो रहे हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर, वो उसी स्पिल ओवर की वजह से, उस स्पिल ओवर को बंद करने के लिए पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि स्पिल ओवर को बंद करेंगे और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको हम रोकेंगे, तो उन बच्चों की जो शहादतें हैं ये इस चीज़ की गवाही देती हैं कि किस तरह वो स्पिल ओवर खुला हुआ है, रोज़ हमले किए जा रहे हैं। जब हम ऑपरेशन और चीज़ों को स्वीपिंग करने की बात करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि उन लोगों को जिनको इनकी जमात ने इन्फिल्ट्रेट किया, यहां आके बैठाया, उस जगह आकर आज वही हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं और वहां अमेरिकी भी जिम्मेदार हैं, सारा असला छोड़ के वहां चले गए हैं और भुगत हम रहे हैं। सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके जो कीमत है वो कौन भुगत रहा है? वो हमारे जवान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है, हमारे पाकिस्तानी कौम के बेटे शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान कौम भुगत रही है, ठीक है ना। और तो वही बिल्कुल एंड पे आ गए। एक चंद साहब से सवाल कर लें अगर आपकी इजाजत हो। इस चीज के ऊपर हम एक होकर हम बात करेंगे, एक होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो ये जंग हम जीतेंगे भी, और इंशाल्लाह दुनिया में जिस तरह हम फतह हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह यहां भी करेंगे। चंद साहब, आजकल आप एक इस बहस से थोड़ा हट के सवाल है, आखिरी 1-2 मिनट है, पंजाब गवर्नमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो? हम चैलेंज नहीं कर रहे, 4 चीज़ें, टाइम शार्ट है। हमारे इनसे एग्रीमेंट हुआ था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन ये 1 साल के अंदर करवाएंगे। एक दूसरा, हमारा हम कहते हैं कि गंदम IMF की रूप से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की, जिसकी वजह से किसान का एक मुआशी कत्ल हुआ। 2 इनका डीरेगुलेट करेंगे। अब मेरी किसान की गंदम ना ये KPK जाने देते हैं, ना कश्मीर, ना GB,
अपने ज़िले से बाहर बेचने में नहीं देते। एक तरफ कहते हैं कि डीरेगुलेट करें, दूसरी तरफ हमें नोटिफिकेशन कर दी है और पुलिस बिठा दी है कि मैं अपनी गंदम आज़ादाना बेच भी नहीं सकता। तीसरा है हमारा अब क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है गन्ने का, और चीनी इंपोर्ट करना शुरू कर दी। वो क्यों? आज न्यूज़ में ताब हैदर की रिपोर्ट पढ़ लें, आज जंग में खबर थी 10 लाख। चौथा है कि सैलाबज़दा इलाकों में कैश ट्रांसफ़र, हमारा ये मौक़िफ़ था। बिलावल साहब आए, उन्होंने मरीम साहबा की तारीफ़ की कसूर में जाके कि आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फ़ौरन कैश ट्रांसफ़र करें। हाँ, बिस्प का डाटा ले लें, बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम का डाटा ले लें, या लोगों को पैसे दें, या अपना कोई तरीक़ाकार बना लें। गवर्नमेंट आपकी है, इदारा आपका है, वो नहीं कर रहे हैं। चौथा, जो बात हम करते हैं वो उस पर आगे से आपकी जो शराकत दारी है पंजाब में PMLN के साथ, कल जो उसको तो खतरात नहीं? देखिए, खतरात की बात नहीं, एक मजबूरी की, ये अरेंजमेंट भी मजबूरी की है, मजबूरी की है? नहीं, बिल्कुल मजबूरी की। हमारा स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं मिलता इनसे, नहीं मिलता। तो फिर साथ क्यों बैठे हो? ज़बरदस्ती बिठाया सर। नहीं, बिठाने की नहीं बात। जब आप देखना होता है अपने मुल्क का निज़ाम भी चलाना है, तो ज़बरदस्ती को नहीं चीज़ें। मजबूरी में आप साथ बैठे हुए? बिल्कुल मजबूरी, हमारी मोहब्बत है सर, मजबूरी में बैठे। और इनका जो गैर जमहूरी रवैया, हमारा इनके गैर जमहूरी रवैये से मजबूर हो हमारी जमहूरियत, हमें जेल, इनका गैर जमहूरी गैर सियासी रवैया, हमें जेल में रखने के लिए बिठाने वाले उनको इकट्ठे बिठाए। नदीम अफजल चंद साहब और दानियाल चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।